हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है, अगले शिफ्टों में है, तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना, आपके भी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली हम इसी तरह से 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है सरदार सरोवर बांध से। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर नर्मदा नदी बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा लंबाई तथा लंबाई 1210 मीटर ऊंची है। तो फ्रेंड्स, सरदार सरोवर की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 1210 मीटर है और ऊंचाई जो है 138 मीटर की है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। यानी 2 सबसे बड़े बांध कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन बन सकता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था आईपीएल खेल से। फ्रेंड्स, आईपीएल खेल से हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे खेल से। तो फ्रेंड्स, खेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग पढ़ के जाना, 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया था कि आईपीएल संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के नए कप्तान कौन बने हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने इसका गलत जवाब दिया था, काफी स्टूडेंट्स ने इसका विराट कोहली जवाब दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो नए बने हैं वो फाफ डु प्लेसिस बने हैं। तो इसका आंसर फाफ डु प्लेसिस बिल्कुल सही था। इसके पहले जो है वो विराट कोहली थे बेंगलुरु कप्तान। तो बेंगलुरु के पहले कप्तान जो थे इसके पहले विराट कोहली थे, लेकिन अब जो है फाफ डु प्लेसिस बने हैं। फाफ डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका देश के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर सिद्धार्थ मोहंती था। तो सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगर इसके फ्रेंड्स मुख्यालय की बात करें, क्वेश्चन बन सकता है कि एलआईसी का मुख्यालय कहां है, तो एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है, तो इसका आंसर मुंबई होगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म से भी बन सकता है कि एलआईसी का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको याद रखिएगा, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि जब जल को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जल को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरामीन या फिर ओजोन जैसे रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन रहा होगा जो कि बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि से जल को शुद्ध किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्लोरोनीकरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोनीकरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जल का पीएच मान 7 होता है। तो यह भी क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में भी बन सकता है। फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप लोग पढ़ते जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन एक पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया था फ्रेंड्स कि मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना था कि किसके प्रधानमंत्रित्व के काल में जो है मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था पीवी नरसिंह राव, यानी पीवी नरसिंह के प्रधानमंत्रित्व के काल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी ये श्रेय जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? पीवी नरसिंह राव होगा। तो इसका आंसर पीवी नरसिंह राव याद रखिएगा।
आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से। फ्रेंड्स आपको बता दें निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यह क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार भी रिपीट हो गया है ग्रुप बी के एग्जाम में, तो आगे भी यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो है पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं है। वो कौन से क्षेत्र हैं, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। तो नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सभी छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। यानी फ्रेंड्स आपको बता दें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वहां भी राज व्यवस्था नहीं है। बाकी सबको छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो दिल्ली आपका आंसर होगा। अगर राज्य पूछे तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम होगा। अगर फ्रेंड्स आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 243 एम के अनुसार है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें खाना पकाने के लिए हमेशा द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर द्रवित पेट्रोलियम गैस बिल्कुल सही था। द्रवित पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। यानी रसोई घरों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। यह वस्तुतः कई का हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स यह इसका आंसर द्रवित पेट्रोलियम गैस बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि अस्थायी चुंबक में किस प्रकार की बल रेखाएं निकलती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के अंदर से हुई वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट आती हैं। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बंद वक्र बनाती हैं, तो बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इसके गुण थे जो आपके ऑप्शन में देखने को मिला था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष से पूछा गया था निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हम इसको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स जब भी निकट दृष्टि दोष की बात किया जाए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो हमेशा याद रखना निकट होता है और दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट में 3 शब्द हैं और दूर में 2 शब्द हैं। तो यह बड़ा शब्द है और यह छोटा शब्द है। और किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा या फिर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको देखिए बड़े शब्द के लिए हमेशा बड़ा शब्द यूज होगा, छोटे शब्द के लिए हमेशा छोटा शब्द यूज होगा। तो निकट बड़ा है तो कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष छोटा है तो दूर के लिए हमेशा उत्तल लेंस उपयोग होगा। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा, निकट क्या है, बड़ा शब्द है तो बड़ा के लिए बड़ा यूज होगा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर छोटा है तो दूर के लिए उत्तल लेंस उपयोग होगा। तो फ्रेंड्स आगे अब इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग सही कीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम के नियम से। तो फ्रेंड्स ओम के नियम से पूछा गया था संबंध V = IR में संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें किसी बंद DC परिपथ में वोल्टेज का मान उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध के मान के गुणनफल के बराबर होती है। यानी जो वोल्टेज होता है V उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I और प्रतिरोध के मान प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है। तो V = IR में यही संबंध होता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि किसी वस्तु को आपस में रगड़ने पर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बता दें किसी वस्तु को आपस में रगड़ने पर हमेशा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर उष्मा ऊर्जा बिल्कुल सही रहा होगा।
आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ को फ्लोएम किस तरफ ले जाया जाता है, यानी पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ को फ्लोएम जो है वो किस तरफ ले जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि फ्लोएम संवहन ऊतक है, इसे वाष्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है फ्लोएम को और किस नाम से जानते हैं, वाष्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है, यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन पौधों के अन्य भाग तक करना होता है। यह जो है पत्तियों को अन्य भाग तक पहुंचाता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए पूछा गया था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर पदक किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो गया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर पदक किसने जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। अभी कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगर फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पूछे कि कहां इसका आयोजन हुआ था, तो याद रखिएगा अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। कहां हुआ था, अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेगा। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हमेशा फेरिक ऑक्साइड यानी उसका सूत्र होता है Fe2O3, यानी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 भी उत्पादित होता है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपको एक ऑप्शन रहा होगा जो कि बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था पहाड़ी से, यानी फ्रेंड्स जियोग्राफी से क्वेश्चन बना था कि अन्नामलई पहाड़ी किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स अन्नामलई पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नमलई जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ है। यह दक्षिण भारत में 5 मुख्य शैव पवित्र स्थानों में से एक है। इसे अरुणगिरी, अरुड़ी, सोनगिरी और सोड़ाचलम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पहाड़ को 3-4 नामों से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे के शिफ्टों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। यह भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है ग्रुप बी के एग्जाम में। तो आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन बन सकता है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसको याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ के जाइएगा। आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2022-23 में वार्षिक वित्तीय वृद्धि दर कितनी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पिछले शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2022-23 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो इसकी वार्षिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित की गई है। तो इसका आंसर 9.2% बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था लोकसभा सदस्यों के लिए कोरम का गठन कितने सदस्यों से होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें लोकसभा सदस्यों के लिए कोरम का गठन जो होता है वो 1/10 सदस्यों से होता है। यानी फ्रेंड्स सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है, यानी सदस्यता का 10% यानी 1/10 हिस्सा है। तो इसका आंसर 1/10 बिल्कुल सही रहा होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सिल्वर ब्रोमाइड रहा होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा है। इसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा कारक शुद्ध होता है। तो आपके ऑप्शन दिए थे कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, प्रोटीन, इनमें से आपका कौन सा आंसर था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा कारक शुद्ध होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज पूछे गए थे, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। इन सभी क्वेश्चनों में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का इसी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको हम इसी तरह से 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।